इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर भी कह सकते हैं, या ऐसे आप नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कह सकते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब था मेटेलिक करैक्टर, ये हमारा है नॉन मेटेलिक करैक्टर। अब ये क्या होता है, तो हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में देखा था इट इज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, है ना। एकदम से फीलिंग आती है कि इसकी डेफिनेशन तो बहुत आसान है, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं इट इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। बस यही गलती नहीं करनी, लिखा है एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है या शायद किसी किताब में इट इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा नहीं है इसके साथ। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम अकेले एटम की निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम अकेले एटम की नहीं निकाल सकते। ये तभी कैलकुलेट होती है जब एटम कोई बॉन्ड बना ले, जब तक बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं कर सकते। अब बॉन्ड कैसे बनता है, तो बॉन्ड एक तरह तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक आयनिक बॉन्ड। यहां बात चल रही है कोवेलेंट बॉन्ड। मान लीजिए दो एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एटम ए एटम बी, उन्हें आपस में सिंगल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, ये एटम ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा और एटम बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, शेयरिंग। तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। मतलब से आप ऐसे दिखा सकते हो ए सिंगल बॉन्ड बी, शेयरिंग तो हो गई। अब इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये एटम भी अट्रैक्शन डालता है एक्स्ट्रा और ये भी डालता है। ये चाहता है बी कि पूरा पेयर मेरे पास ही आ जाए, काय को मैं शेयरिंग करूं, पूरे हड़प लेता हूं मान। ये चाहता मेरे पास आ जाए। तो जो बॉन्डिंग हुई थी तब तो शेयरिंग हुई थी, अच्छे मन से बॉन्डिंग करी थी, आप शेयरिंग करेंगे सही बढ़िया काम चलेगा। बाद में दोनों की नियत में खोट आया, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन पेयर मैं हड़प लूं, ये मैं हड़प, ये भी खींचता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ और ये भी खींचता है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ। किसको, शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड बनने के बाद, अकेले एटम में नहीं, बॉन्ड बनने के बाद यानी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल हो गया मेरा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नहीं कहना चाहिए। तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हमारे क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर दोनों एटम सेम है, मतलब ए से ए जुड़ा हुआ, तो जितनी ताकत से ये खींच रहा है उतनी ताकत से ये भी खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं नहीं जाएंगे, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा। लेकिन अगर दोनों एटम अलग अलग, तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक की इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मान लीजिए बी वाले की टेंडेंसी ज्यादा है, ए की कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा, सरक जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसा होने से बी पे हल्का सा माइनस चार्ज आ जाएगा, ए पे हल्का सा प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, जिसके पास जाएंगे उसको भी कैसा कर देंगे, नेगेटिव। तो ए सिंगल बॉन्ड बी जो आप लिखोगे तो अब इसमें चार्ज लगाना पड़ेगा आपको, हल्का चार्ज। तो ध्यान से सुनिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज नहीं होना चाहिए, वो तो किसकी पहचान है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ चार्ज आ गया, पूरा नहीं आया, हल्का सा आया, यानी इस बॉन्ड में हल्का सा आयनिक करैक्टर आया। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें चार्ज नहीं आता उसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये सब नाम अभी ऑर्गेनिज्म में यूज होंगे, इसलिए मैं पहले ही चीज सिखा रहा हूं। अब ये कहलाएगा पोलर कोवेलेंट, यानी इसमें एटम्स पे चार्ज है,
पोलर मतलब इसमें दो पोल बन रहे, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। ऐसा कब होगा? जब दो एटम जो आपस में जुड़े उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत में अंतर, तब ऐसा होगा। ये लिख लीजिए, तब आगे बढ़ती है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, मतलब आयनिक कैरेक्टर तो होता है, तो पहले चांस की या फिर थोड़ा बहुत? कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, 100% कोवेलेंट तो हो सकता है। जैसे ये जब सेम एटम जुड़े, O से O, H से H, Cl से Cl, Br से, दैट इज 100% कोवेलेंट। ठीक है, हो गया, चलेंगे। अब डेफिनेशन तो समझ में आ गई, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? फैक्टर्स। अच्छा, ये क्या है? एक तरह का अट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया? एक तरह का अट्रैक्शन। मैंने आपसे क्या कहा था? पूरा चैप्टर किस पर चलेगा? अट्रैक्शन पे। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा किसी फैक्टर से, उसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मुझे पढ़ाते जाओ आप लोग। सबसे पहला फैक्टर क्या लेते थे अपन? न्यूक्लियर चार्ज, या जिसे आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। अब मुझे बताइए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और अट्रैक्शन भी दूसरा नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। सो यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, और यू कैन से एटॉमिक नंबर। दूसरा फैक्टर हम लोग लेते थे एटॉमिक रेडियस। रेडियस बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का दूर जाना। तो सीधी सी बात है, रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मैग्नेट से कील को दूर ले जाओ तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है ना। अट्रैक्शन कम, और अट्रैक्शन की दूसरा नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। सो यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, तीसरा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग अगर याद आ रहा हो तो एक तरह का रिपल्शन होती है, यानी वो अट्रैक्शन को कम करेगी। स्क्रीनिंग बढ़ेगी, अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा। So you can say electronegativity is inversely proportional to screening. तो सब हो गए फैक्टर्स। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो फैक्टर और काम करते हैं भाई। हर जगह तीन ही फैक्टर थोड़े, कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ एक और फैक्टर हमारा काम करता है, वो है चार्ज, और यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज और यू कैन से ऑक्सीडेशन। अब जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक कंपाउंड है FeCl, और ये कंपाउंड है FeCl। इसमें भी आयरन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा, इसमें भी आयरन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा। भले इसमें तीन बॉन्ड होंगे, इसमें दो होंगे, उसका मतलब नहीं। उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे आयरन जो अट्रैक्शन लगाएगा वो आयरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन जो लगाएगी वो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन। तो साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे इसमें भी आयरन जितना अट्रैक्शन लगा रहा है उतना इसमें भी लगाएगा।
वो तो दोनों जगह आयरन ही ले रखा ना, पर ऐसा नहीं हुआ। पोलर करेक्टर यानी चार्ज कम ज्यादा आया है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। आप इसमें देखिए Fe का डबल पॉजिटिव आयन मौजूद है और इसमें Fe का ट्रिपल पॉजिटिव आयन मौजूद है। अट्रैक्शन किस पे लगाना है? अबे इलेक्ट्रॉन पे, क्लोरीन पे नहीं लगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। अब नेगेटिव चीज को ये ज्यादा खींचेगा या ये ज्यादा खींचेगा? 3+1 ट्रिपल पॉजिटिव, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला F(Q1Q2/r²), F(Q1Q2/r²), Q ज्यादा है इसका। तो सीधी सी बात है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कैसी होगी? ज्यादा। एलिमेंट सेम है तो भी जिस पे चार्ज ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है। चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होती है? ज्यादा होती है। यानी Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe डबल पॉजिटिव आयन से कैसी होगी? ज्यादा। ये बात होगा। एक पांचवा फैक्टर और है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी असर पड़ता है इलेक्ट्रॉन। स्टेटमेंट पहले लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं। ग्रेटर इज द एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल higher will be electronegativity of atom. एटम में जो हाइब्रिडेशन हो रहा है उसमें जिस हाइब्रिडेशन में एस करेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। अब ये क्या चक्कर है? अब जैसे कार्बन है, कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाना तो इसके अंदर हाइब्रिडेशन sp3 माना जाता है। बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ा है मैंने PUC। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें हाइब्रिडेशन sp2 होता है। बाकी केमिकल बॉन्डिंग में भी अपन सीखेंगे सारी चीजें। कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें हाइब्रिडेशन sp होता है। ये तो हाइब्रिडेशन बताया। अब ये sp3 लिखा। sp3 का मतलब है एक s और 3 p ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। इन 4 में से s कितना है? 1। 4 में से 1 मतलब 25%। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो s करेक्टर है वो इसमें 50% है, 2 में से 1। इसमें 33.33% है और इसमें 25%। अब तीनों जगह बॉन्ड तो कार्बन ही बनाना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन 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 से। अच्छा, आप यानी सर अभी आपने समझाया था ऑक्सीडेशन नंबर अलग हो जाए तो सेम एलिमेंट में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव चेंज हो सकता है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम, हाइड्रोजन से जोड़ रहे हो तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है सब जगह। अब क्या करें? ऑक्सीडेशन नंबर से भी डिसाइड नहीं कर, एलिमेंट भी सेम है सब जगह। एलिमेंट सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज सेम, रेडियस सेम, स्क्रीनिंग सेम। तो फिर यहाँ ये वाली बात चलती है हाइब्रिडेशन। तो इनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस वाले कार्बन की सबसे ज्यादा होगी जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड वाले की उससे कम होगी, सिंगल बॉन्ड वाले की सबसे कम होगी। इस चीज का इस्तेमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह होने वाला है, बहुत जगह। इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत अच्छे से पढ़ना। इस चैप्टर में आपको जितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे सब भूल जाओ चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव खासतौर से ध्यान, वो जगह जगह यूज होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बता भी दूं, ये जो कार्बन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली 2.5 मानी जाती है। 2.5 एक स्केल पे निकलती है, इसको पाउलिंग स्केल कहते हैं, अभी पढ़ाऊंगा मैं।
लेकिन जब कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़कर लगभग 2.8 हो जाती है, और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है तो 3 से लेकर 3.1 तक पहुंच जाती है। हाइब्रिडेशन बदलने से इलेक्ट्रॉनिटी चेंज, तो उससे एक क्वेश्चन और सॉल्व हो रहा है बेटा। मान लो पेपर में क्वेश्चन आया, ऐसी कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो एक ही एलिमेंट के लिए भी अलग अलग हो सकती है? आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एटॉमिक रेडियस सेम एलिमेंट की अलग अलग नहीं हो सकती। कार्बन की रेडियस अगर 200 पिकोमीटर है तो 200 पिकोमीटर रहेगी, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी होती उतनी रहती, फिक्स। आयनाइजेशन पोटेंशियल अभी पढ़ने वाले हैं, फिक्स रहता है। सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 2 ही रहेगा, चाहे वो NaCl बनाए, चाहे वो Na2O बनाए, चाहे वो कुछ भी बनाए। यहां नहीं होगा, यहाँ कंपाउंड बदल रहा है, हाइब्रिडेशन बदल रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदल रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द ओनली पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच कैन बी डिफरेंट फॉर द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के लिए भी अलग अलग हो सकती है, एकमात्र पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऐसी है। ठीक है, ये सामने देख लिया, उसको लिख लें, फिर इसके वेरिएशन पे जाते हैं। अच्छा, हम लोगों को एक बार भी कंपाउंड्स के नाम देने में दिक्कत जाती है, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट फार्मूला नहीं लिख पाते हम लोग, है ना, कुछ कुछ लोग, मैं भी नहीं लिख पाता। तो मैं भी आपको एक प्लेलिस्ट भेजूंगा 4-5 लेक्चर की, बार पहले भी भेजी थी, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर BI। आराम से घर पे एक आध लेक्चर रोज देख लेना, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे नाम देना आ जाएंगे आपको कंपाउंड, है ना, मतलब रटने वाली टाइप का है। उसकी शीट भी रहेगी या हैंड आउट रहेगा आपका, तो उसमें रटने हैं, जैसे आप परक्लोरेट क्या होता है ना, डाइक्रोमेट क्या होता है, आर्सेनाइट क्या होता है, जिंकेट क्या होता है, जिंकाइट क्या होता है, आयंस के नाम। एक क्लोराइड ब्रोमाइड तो आपको रटने, तो जिंकाइट जिंकेट में कंफ्यूजन आता है क्या चीज, तो थोड़ा सा धीरे धीरे अपना करते रहेंगे, काम चलता है। हो गए, और तो मतलब इस लेवल पे आने के बाद आपको चीजें आनी चाहिए, और दिख रहा है कि कंफ्यूजन है, तो अपन उसको क्लियर कर लेंगे। अब इसकी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी यानी वेरिएशन, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। इसका नाम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इससे हमने पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो कॉमन सेंस की बात है, उसकी उल्टी बात है। आप फैक्टर्स भी देख लो, शुरू वाले 3। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में जो फैक्टर प्रोपोर्शनल था वो इसमें इनवर्सली दिख रहा हो, और जो उसमें इनवर्सली था वो प्रोपोर्शनल दिख रहा हो। तो अब इसकी पीरियोडिसिटी कैसी चलेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से उल्टी। याद दिलाओ। अच्छा, ये क्या है, नॉन मेटेलिक है। अब बताओ पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल किधर है, लेफ्ट पे कि राइट पे? राइट पे, पी लो, लेफ्ट मेटल है ना, लाइक अच्छा, मेरे साइड से बोलो ना। राइट पे है, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे नॉन मेटल, लेफ्ट पे क्या है, मेटल। यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहां मिलेगा, राइट साइड। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ती हो, मेटेलिक कैरेक्टर घटता लिखा, टॉप टू बॉटम जाने पे फिर घटती हो। तो हमारा सिंपल सा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा था, तो अपन ने सीखा था लेफ्ट में मिलेंगे और बॉटम में मिलेंगे। अब यहां क्या करोगे, राइट में मिलेंगे मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और टॉप पे मिलेंगे। राइट टॉप पे हीलियम है, हाँ हीलियम ही तो है, नोबल गैसेस राइट में, उनको छोड़ दो, वो बॉन्ड ही नहीं बनाती। और इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या थी, बॉन्ड बनाने के बाद काम चलता है, इसमें बॉन्ड ही नहीं बनाती तो उनके लिए बात ही नहीं करते। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि राइट टॉप पे एलिमेंट से बोल रहे थे, अब क्या था, फ्लोरीन। तो दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है हमारा F। जेई मेन में आ जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कल बताते हैं हाईएस्ट रेडियस H नेगेटिव आयनिक रेडियस, लोएस्ट F नेगेटिव, रटने वाली।
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन पाउलिंग स्केल पर 4 मानी। अंदर स्केल स्केल क्या बोल रहे हो आप बार बार? पाउलिंग स्केल, ये स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपसे क्या बोला? टेंडेंसी। टेंडेंसी को आप मेजर थोड़ी कर सकते, आप एनर्जी मेजर कर सकते, टेंडेंसी थोड़ी मेजर कर सकते, आदत थोड़ी मेजर कर सकते, है ना? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को तो नापा ही नहीं जा सकता, कांट मेजर। कई सारी ऐसी चीजें आप नाप नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यू कैनॉट मेजर इट बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। जहां टेंडेंसी वर्ड लग गया उस चीज का मेजरमेंट नहीं हो सकता। अब जैसे इसकी टेंडेंसी है बदमाशी करनी, इसमें भी है, उसमें भी, सब में बदमाशी करने की टेंडेंसी। अब इसे नापोगे कैसे? इसकी टेंडेंसी 3.5 है, उसकी 2.7 है, उसकी 10.9 है। कैसे नापा तो नहीं ना, कंपैरिजन कर सकते। जैसे स्टैंडर्ड बना लिया, इनको स्टैंडर्ड बना लिया, अब ये इनसे ज्यादा बदमाश है या कम बदमाश, ये बताया जा सकता। तो टेंडेंसीज को नापा नहीं जा सकता, कंपेयर किया जा सकता। उसके लिए आपको कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो वो स्टैंडर्ड सेट किया गया था फ्लोरीन का, सबसे बदमाश जी, बाकी सब इससे नीचे हो। तो ऐसे स्केल बनाए गए, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसे नाप लो यार, ऐसे नाप लो। जैसे वो रेडियस में सिखाया था आपको, एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के नाप लो, नहीं तो क्रिस्टल में नाप लो, वो अलग तरीके। तो वो कहलाते हैं स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन देख लेते हैं क्या होते हैं। स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला स्केल है मूलिकन स्केल। मूलिकन भैया ने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी भी एलिमेंट की, दैट इज इक्वल टू IE प्लस EA डिवाइडेड बाय 2। वो तो ठीक है जी, क्या ABCD लिखती है? IE का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी तो नापी जा सकती है। और EA मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी एनर्जी है। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना? तो इन दोनों को कहता है नाप लो। और किसमें नापना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये शर्त। तो उसने बोला किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज हो, ये मूलिकन स्केल है। लेकिन आपको आयनाइजेशन एनर्जी और ये किसमें नापनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला क्या है? IA प्लस EA डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि पेपर में ये फार्मूला आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जेईई के पेपर में मल्टीपल चॉइस भी होते हैं। अब क्या करेगा? बस में गूगली फेंकेगा, यूनिट्स बदल देगा। ये फार्मूला कब चलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब एक और फार्मूला ले लेगा, उसमें एनर्जी किलो जूल पर मोल में लिखी, बदलना पड़ेगा, उस हिसाब से बनेगा। वो करके देखना पड़ेगा आपको, वहां पे क्या कहानी कर लेंगे। शक्ल से तो नहीं लग रहा तुम्हारी, अभी करवा लो, कर लोगे। कोशिश करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एनर्जी X है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Y। एग्जांपल है ना, यहां करवा ही देता हूं मैं आप लोग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? X प्लस Y डिवाइडेड बाय 2।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे इसे जूल में बदलना है, x प्लस वाई इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ऐसे करते हैं। Yes. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने कॉमनली कर लिया, डिवाइड बाय 2 चलिए। लेकिन ये तो पर एटम ही चल रहा है अभी मामला, ये तो एक एटम के आपने जूल में बदल दिया, लेकिन इसे किसमें बदलना है? मोल में। एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023। इसमें 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो करवा दो, 10⁻19 और 10⁻23, 10 टू द पावर प्लस 4 बचे। x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻4 तो आ गया ऊपर। अब 1.6 और 6.023 का मल्टीप्लाई 9.6 से लगभग 10 ले लें, क्या ले लें? राउंड ऑफ कर लें। मैं करो, मेरे पास कैलकुलेटर। हाँ 16 6 जा 96 होता है, देख लेते हैं। 6.023 है ना, 6.023 इंटू 1.6 9.6368 है ना। नाइन 9.6368 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर मोल। जूल आ, अच्छा इसको किलो जूल में बदलना चाह रहा हूं, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा, तो 96.36 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई टू मल्टीप्लाइड बाय 96.36। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा करना चाह रहे हैं कि किलोजूल पर मोल के हिसाब से निकालना चाह रहे हैं, तो क्या वैल्यू आएगी? 96.36 इस हिसाब से। समझ रहे हैं? अब चीज आप समझे नहीं अभी मैं क्या बता रहा हूं। मैंने अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलोजूल पर मोल में बदला। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि ये वैल्यूज हमें किलोजूल पर मोल में, इनको किस में बदलना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो ये बस पर ये 96.36 अपॉन में। अगर आप ये सब नहीं लिखना था तो आपको मैंने करके दिखा दिया। आपका फार्मूला क्या बना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? IE प्लस EA डिवाइडेड बाय 2। ये कब? जब इन दोनों को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, और ये दोनों अगर किलोजूल पर मोल में दिए हैं तो अपॉन में 96.36 का मल्टीप्लाई करो। 96 ले लें राउंड फिगर में, 96 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये गिवन इन किलोजूल पर मोल, ये फार्मूला भी करेक्ट है, अपॉन में 96 का मल्टीप्लाई कर दिया। पर एक कब? जब आपके IE और EA दोनों किसमें दिए हो? किलोजूल पर मोल में। हमें तो दोनों चीजें याद रखनी। चले अब अगला स्केल जो ज्यादा चलता है वो है पाउलिंग स्केल। ये बेस्ड है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए लिख रहे हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी पे डिफरेंस पर बेस्ड है ये बात। ये बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस से क्या मतलब? इसमें जो है
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाईएस्ट मान लिया गया है, अभी बताई भी थी, क्या बोला मैंने, मान लिया, नाप तो वैसे भी नहीं सकते ना, मान लिया गया। कितनी मान ली गई है, 4.0, यानी उसको स्टैंडर्ड बना लिया, और फिर उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग निकालते रहे। इनेट En of fluorine is taken as 4.0, मान ली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट्स is calculated WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, उसके रिस्पेक्ट में आप नापते रहे, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। अब ये कैसे, इसके लिए फार्मूला है XA वैसे तो ऐसा बनता है, इसको जाई पढ़ते हैं, जाई A माइनस जाई B इक्वल टू 0.102 अंडर रूट डेल्टा, ये फार्मूला है। जाई A का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A, और जाई B का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट B। अब इधर ठीक है, तो इस फार्मूले से तो दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां कैलकुलेट हो रही है जरा बताइए, नहीं हो रही, वास्तव में नहीं हो रही, इसलिए मैं किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ माननी पड़ेगी। तो हमने फ्लोरीन की 4 मान ली, फिर उसकी हेल्प से अपन सबके निकालते हैं, मतलब ए की जगह फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखोगे, बी की जगह दूसरे एलिमेंट के निकल जाए, ठीक है। अब एक चीज और है, इसमें डेल्टा क्या है, डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे थे, जैसे क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। इसमें डेल्टा का मतलब है, मतलब कोई दो ए और बी की बात चल रही है, तो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी है मेजर्ड वाली, या जो आपने नापी, माइनस इनकी बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड मतलब थ्योरेटिकली कैलकुलेट, थ्योरेटिकल। आप ऐसा कह सकते हो, डेल्टा का मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए डैश बी बॉन्ड ऑब्जर्व माइनस ए डैश बी बॉन्ड कैलकुलेट। अच्छा, ऑब्जर्व बॉन्ड एनर्जी और कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी के डिफरेंस को ही हम रेजोनेंस एनर्जी भी कहते हैं, इसलिए मित्र हमारे कह रहे थे कि रेजोनेंस। इसको निकालने का एक तरीका और होता है, प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस कर दो, तो वहां बन जाएगा। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, कई तरीकों से आप डेल्टा को बोल सकते, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रॉब्लम है, रिएक्टेंट अक्सर एक से ज्यादा होते हैं, तो उनका एवरेज ले लिया जाता है, बॉन्ड एवरेज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है A2 प्लस B2 एरो 2AB। अब A2 के अंदर A और A के बीच में बॉन्ड है, B2 के अंदर B और B के बीच में बॉन्ड है, AB के अंदर A डैश B के बीच में बॉन्ड है। तो अब आप यहां डेल्टा कैसे निकालो, इस वाले फार्मूले, प्रोडक्ट वाले तरीके।
यहाँ डेल्टा निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी मतलब ई ए डैश डी, इसमें से क्या माइनस करोगे, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी का एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालें इन दोनों रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, भाई इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है ई ए डैश ए, दूसरे वाले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है ई बी डैश, एवरेज कैसे निकालेंगे, प्लस वाई ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इनने ये किया था, ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हो ना बेटा, अर्थमेटिक मीन नहीं लिया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई करके रूट कर देते हैं, 3 चाहिए तो मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट कर देते हैं, ऐसा अपन करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन निकाला, एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज, उसको माइनस किया। तो डेल्टा का फार्मूला ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया, 4 ऑप्शन, चारों सही। अच्छा, ये फार्मूला तब चलता है जब ये बॉन्ड एनर्जी जो आप बात कर रहे हैं ना, बॉन्ड एनर्जीज की, ये सारी बॉन्ड एनर्जीज किलो कैलोरी पर मोल में मेजर की, तब ये फार्मूला चलता है। अगर ये बॉन्ड एनर्जी आप किलो कैलोरी पर मोल की जगह से किलो जूल पर मोल में मेजर करें तो फार्मूला ये हो जाता है, आगे का फैक्टर चेंज हो जाता है, ये कम बॉन्ड एनर्जीज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, तब आगे का फैक्टर 0.208 हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 आंसर बन सकते हैं। प्रॉब्लम स्केल का सही फार्मूला क्या है भैया, ये भी सही है वो भी सही, ये किलो कैलोरी में सही है वो किलो जूल में सही। अच्छा, पॉलिंग स्केल पे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, वो बेहतर है। हटा दो उसको, तो नोट में लिख, एक तीसरा स्केल होता है, तीसरा स्केल होता है एलरेड रॉचॉव स्केल। अच्छा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल पावर स्केल ही होता है, पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही है, एलरेड रॉचॉव सबसे ज्यादा एक्यूरेट। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन
ऑन इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगा रहा है, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सिंपल सा इसका तरीका है, En इक्वल टू 3590 इंटू जेड इफेक्टिव। जेड ई डबल एफ लिखा है, इसका मतलब होता है जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रेडियस। कौन सी रेडियस? कोवेलेंट रेडियस, तो लेना पसंद करते हैं, प्लस 0.744। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। क्यू यानी चार्ज। अब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो न्यूक्लियस का चार्ज लोगे ना। न्यूक्लियस का चार्ज मतलब जेड, एटॉमिक नंबर। यहां पे ई भी आना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज मैंने जेड नहीं पढ़ा है, जेड ई पढ़ा है। और वो ई का यहाँ पर वो क्या होता था, के, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नंबर जनरेट कर लिया मैंने 359। तो वो ई तो कांस्टेंट है ना, एलिमेंट में जेड ही तो बदलेगा एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट। इजी कर 3590 इंटू जेड इफेक्टिव अपन आर। अभी जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या चीज होती है? तो भाई किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है, तो हम ये मान के चल रहे हैं उसके न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन। तो हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले, उन पर 15 प्रोटॉनों का अट्रैक्शन लग रहा है। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से पहले अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन भी मौजूद, और हमने पढ़ा था कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन डालते हैं, या यूं कह लें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन पहुंचने नहीं देते। स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम दिया था। तो है एटम में 15 प्रोटॉन, लेकिन अट्रैक्शन उन पे कम पहुंचेगा। मान लीजिए 9 प्रोटॉन के बराबर कम हो गया, या 7.8 प्रोटॉन के बराबर कम हो। तो जो बचा कुछ अट्रैक्शन पहुंचा बाहर वाले, उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सरकार ने हमें 100 रुपए भेजे, हम तक 100 कहां आते हैं, बीच में नेता खा जाते हैं, ऑफिसर्स खा जाते हैं। 100 भेजे, हमारे पास 2 आते ना, 2 रुपए आते। यही रेशो है, कमी करके देखिए इंडिया का, ठीक है। तो भेजे तो 100 रुपए थे, वो एटॉमिक नंबर जेड, हम तक क्या मिला? 100 मिला, 2 मिला, ये जेड इफेक्ट है। बीच में 98 जो चला गया वो स्क्रीन। अब इसको कैलकुलेट करना भी अपन देख स्क्रीन है ना, ये इसका फार्मूला है। नोट में पहला पॉइंट, ऑन पाउलिंग स्केल पाउलिंग स्केल पे अगर आप कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना चाहें, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की होती है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम हाइड्रोजन। एक आध बार पहले बताया ना, फोन कल करना है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। अच्छा, इनमें से हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर। थोड़ा सा अपना चेंज हो गया, फोन कल करना है पापा को, ठीक है ना, पी होता है। इसकी 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.0, क्लोरीन की भी 3.5। अच्छा, अब यहां देखो वैल्यू बराबर, स्केल पे वैल्यू बराबर, पर यहां साइन मैंने ग्रेटर देन का लगा।
तो नाइट्रोजन के मामले में स्पेशली याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव पाउलिंग स्केल पे इक्वल है, फिर भी नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज. ये क्वेश्चन है. तो क्लोरीन का साइज छोटा है, सॉरी नाइट्रोजन का साइज छोटा है क्लोरीन से, तो इस चक्कर में वैल्यू बराबर होते हुए भी असर ज्यादा डालता है, इफेक्टिव ज्यादा है. ऐसे हाइड्रोजन फास्फोरस की लगभग बराबर है, या कार्बन की 2.5. अब कार्बन की 2.5 में लिख रहा हूं, और हमेशा 2.5 होती है, हाइब्रिडेशन से बदल जाती है, 2.8 3.1 तक जाती है ना. इन दोनों की 2.1 हाइड्रोजन फास्फोरस. अब एक दूसरी चीज नोट में, स्लेटर्स रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कोफिशिएंट एंड जेड इफेक्टिव. हम जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करें थ्योरेटिकली, उसके लिए स्लेटर भैया ने 2-3 रूल्स बनाए, उनको अपने को देखो. क्या रूल्स हैं? तो स्लेटर्स रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कोफिशिएंट एंड जेड इफेक्टिव आर फॉलोइंग. क्या रूल है? तो नंबर 1, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एलिमेंट. पहले तो ये लिखिए, अकॉर्डिंग टू पोजीशन. ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा अकॉर्डिंग टू पोजीशन. इस बात का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन हम ऑबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो ऑबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लिखना है, लेकिन बाद में उसे रीसेट करना. रीसेट करना आपको बताया था मैंने, एक ही ऑर्बिट के डिफरेंट सब ऑर्बिट्स एक साथ कर, 3p 3s 3d एक साथ ले. ऑबो प्रिंसिपल में 4s पहले आता है, और पोजीशन में सेट करोगे तो 3d 3s के 3p के साथ आएगा, 4s बाद में. तो जैसे मेरे पास कोई एलिमेंट है, आयरन है, तो मैं इसका कन्फिगरेशन वैसे लिखूंगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. पहले तो ऑबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ये नहीं कि आप कोई नया रूल लिखा, फिर उसको रीसेट कर देना. 1s2 2s2 2p6 इकट्ठे कर देना, 3s2 3p6 3d6 इकट्ठे कर, और 4s2. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं इलेक्ट्रॉन गिनवाऊंगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गिनने हैं हमें अंदर वाले, बाहर वालों को छोड़ना. अब ये ऑर्डर अंदर बाहर की पोजीशन में नहीं है, ये गलत ऑर्डर है पोजीशन के ऊपर. 4 कभी जिंदगी में पहले आया 3 से, तो हो नहीं सकता, वो तो एनर्जी के चक्कर में लिख दिया उसको. तो उसको पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट कर देना है ऐसे. अब सुनो, अब मुझे स्क्रीनिंग निकालनी. स्क्रीनिंग पूरे एटम की नहीं निकलती है साहब, इसमें जो 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 ही मेरे ख्याल से, यस सर, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग अमाउंट में स्क्रीनिंग लगी. भाई अगर मैं इस 2p6 के 6वें इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग निकाल, तो इसके अंदर यानी इससे पहले
5 इलेक्ट्रॉन खुद के सब ऑर्बिट में, 2 इधर रहे और 2 अंदर। इन वाले इलेक्ट्रॉन का असर इस पर पड़ेगी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वालों पे स्क्रीनिंग नहीं डाल सकते। मतलब इसके 6वें इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग 2 और 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन डाल, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालू मैं 4s2 के इलेक्ट्रॉन पे, तो पूरे 25 इलेक्ट्रॉन उस पर स्क्रीनिंग डाल, बाकी बच्चे 25 खुद पे स्क्रीनिंग डाल देंगे, तो उसको तो गिनेंगे नहीं जिस पे आप निकाल रहे। समझ रहे बात? अब क्या करना है, सेकंड काम, इफ, अब इसमें देखना पड़ता है कि जिस इलेक्ट्रॉन पे आप स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं वो s ऑर्बिटल में है, p में है, d में या f में। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था s और p की स्क्रीनिंग अच्छी होती है, d और f की खराब। मतलब s की सबसे ज्यादा, p की उससे कम, d की उससे कम, f की सबसे कम। तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। s और p के इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग निकालना है तो टूल अलग, d एंड f पे निकालना है तो टूल अलग। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, कौन सा इलेक्ट्रॉन जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, जिसपे आपको स्क्रीनिंग निकालनी, इज प्रेजेंट इन s और p ऑर्बिटल, अगर s या p ऑर्बिटल, देन स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिट, तो उसकी खुद की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, समझिए जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये उसके चारों ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, तीसरी में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ऐसे एग्जांपल। अब मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग निकालना चाह रहा हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग निकालना चाह रहा हूं, तो इसकी खुद की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भी इस पे स्क्रीनिंग डाले और अंदर वाले डाले। बाहर की ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग डाले। तो आप जिस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं, अच्छा ये कौन सी ऑर्बिट है, थर्ड में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है। जिस इलेक्ट्रॉन पे आप स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं वो s में प्रेजेंट हो सकता है, p में प्रेजेंट हो सकता है, d में प्रेजेंट हो सकता है, f में नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में f। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन s और p में, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, ऑर्बिट लेवल पे तो समझ में नहीं आ रहा, जब सब ऑर्बिट लेवल पे कंफ्यूजन हुआ तब समझ में आ गया कि s में कि p में। तो अगर ये s या p में है तो अपनी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन, उनकी स्क्रीनिंग आएगी 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे नंबर दे दिया हमने, 0.35 पॉइंट स्क्रीनिंग डालेगा, 35 पॉइंट की स्क्रीनिंग डाल देगी, ऐसा इतना रिपल्शन लगाएगा अगर अपनी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 ऑर्बिट, n-1 समझ गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उससे पिछली बार। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 5वीं ऑर्बिट में तो n-1 का मतलब 4th, 1000वीं ऑर्बिट में तो n-1 का मतलब 999, यहां इलेक्ट्रॉन तीसरी में, उसके लिए n-1 का मतलब सेकंड। तो n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें, n-1 8 इलेक्ट्रॉन से, तो उसमें स्क्रीनिंग लगेगी 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। खुद की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कम स्क्रीनिंग डालता है, अपने घर के लोग लड़ाई कम करते हैं, थोड़ी अंदर वाले ऑर्बिट वाला ज्यादा डालेंगे और अंदर वाले ज्यादा डालेंगे। इसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट ऑफ द इनर ऑर्बिट्स, इसके अंदर जितनी भी है तुम्हारे n-2 n-3 n-4 n-5 जितनी भी, उन सबका रिपल्शन लगता है 1.00, यानी 1 डिजिट पर इलेक्ट्रॉन। 1 डिजिट पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगेगा।
ये रूल्स कब लगाने हैं? जब इलेक्ट्रॉन एस में हो या डी में। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सी नंबर रूल क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन डी या एफ ऑर्बिटल में, वही पांचवा वाला इलेक्ट्रॉन अगर डी में होता है या एफ में होता है, तो फिर रूल में थोड़ा सा चेंज होता है। फिर अपने ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तो 0.35 लगा, नो प्रॉब्लम। यहां कहता उससे अंदर वाला 0.85 लगा रहा था, उससे अंदर वाले 1। अगर इलेक्ट्रॉन डी या एफ में है तो बाकी सारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 1 लगा, सिर्फ अपनी ऑर्बिट का 0.35 लगता है, बाकी सब 1। 3 की जगह 2 पॉइंट रहेगा, 0.85 वाला मैटर है। खुद की ऑर्बिट वाले 4 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे 0.35 का रिपल्शन, बाकी सबके सब लगाएंगे अंदर वाले जितने भी हैं 1 पॉइंट का रिपल्शन पर इलेक्ट्रॉन। ये लिख लीजिए। इसमें एक चीज और है, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1s ऑर्बिटल स्क्रीनिंग बाय अदर इलेक्ट्रॉन इज 0.30। हम जिस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं, जिस पर निकाल रहे हैं, अगर वो 1s में प्रेजेंट, तो ऑब्वियस सी बात है 1s के अंदर तो कोई और ऑर्बिट होती नहीं। 1s के अंदर तो न्यूक्लियस आ जाता है, और 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। उनमें से किसी एक पे आप स्क्रीनिंग निकाल रहे हैं, तो उस पर स्क्रीनिंग डालेगा कौन? जो दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट है वही डाल पाएगा। 2s 2p 3s के तो बाहर है, वो नहीं डाल पाएगा। तो ऐसे केस में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था, अपनी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग 0.35, लेकिन जब 1s के लिए बात कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग 0.3 लेनी पड़ती। तो ये केवल हाइड्रोजन या हीलियम के केस में आएगा और किसमें तो आएगा, ठीक है ना। ये स्क्रीनिंग निकालने के रूल्स हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्क्रीनिंग एंड जेड इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम आपका एलिमेंट है, उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन पे हम लोगों को स्क्रीनिंग कैलकुलेट करनी है। वो हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोगों को कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा।
बताओ यार, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन तो बता ही सकते हैं। 1s2 एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 बस इतना ही होता है ना। ठीक है, इसमें कोई नंबरिंग की गड़बड़ तो नहीं है, 3 बाद में 4 पहले का चक्कर नहीं। फिर भी अपन सेट कर लेते हैं इसको। 16.10 ये देखते हैं, ये 4th ऑर्बिट कितना बता रहा था? 16.10 16.10 तो 17 हो गया। 16.10 तो 17 होता है। 16.1 अच्छा 1 कह रहा है, मुझे लगा 16 में 10 और 1 और 2 क्या बोल रहा है? 11.2 ऐसा इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल, ये 4th ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये nth ऑर्बिट मान लो, ये मेरी n-1 और ये सब बाकी n-2 n-3 एंड सो ऑन। इसकी खुद की ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और 4s2 लिखा है मैंने, इसको वैसे लिख लो पुराने स्टाइल में 2, 8, 8, 2। 9, 10 में जो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन दिखा था वो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 2 और 6 8 है, थर्ड में भी 2 और 6 8 है, फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी खुद की ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, और खुद की ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितनी स्क्रीनिंग डालता है? 0.35। रुको, ये इलेक्ट्रॉन जिसपे मैं स्क्रीनिंग निकाल रहा हूँ, ये एस में है, पी में है, डी में है, एफ में। एस और पी वाले रूल चले। अब एस और पी वाले रूल में लिखा था कि उससे अंदर वाली जो ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग डालते हैं 0.85। एक इलेक्ट्रॉन 0.85 की स्क्रीनिंग डाले। और उसके अंदर जितने भी हैं उनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन 1.00 पॉइंट की स्क्रीनिंग डाले। ये अपन ने लिखा यार। अब कैलकुलेशन कर लो टोटल। स्क्रीनिंग को सिग्मा से लिखाते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होता है पर स्क्रीनिंग को भी सिग्मा से लिखा। तो मुझे स्क्रीनिंग कितनी मिल रही है? 0.35 इंटू 1 खुद की ऑर्बिट की, प्लस 0.85 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन 0.85 डालते हैं, 6 और 2 8। और अंदर इसके कितने? 8 और 2 10। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन 1.00 की स्क्रीनिंग डाल रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन 10। टोटल सिग्मा कितना आ रहा है? ये 10 हो गया, 17.25 कंफर्म। 17.15 सही बताओ यार। 10 हो गया, 0.85 टू जब मेरा हो गया 1.7, 6.8 6.8 16.8 हो गया है ना। इसमें 0.35 जोड़ेंगे 17.15 आए। ठीक है, ये सिग्मा आ गया। अब मुझे निकालना है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर, उसके लिए फार्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। ये सिग्मा क्या निकला? रिपल्शन। एक्चुअल अट्रैक्शन जो आ रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालोगे आप? जेड यानी एक्चुअल एटॉमिक नंबर में से सिग्मा माइनस करो, दैट इज जेड माइनस सिग्मा। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना था? 20, 20 प्रोटॉन थे, 2.8 माइनस 17.15 कितना बचा? 2.85। यानी इसके न्यूक्लियस में है तो 20 प्रोटॉन, और बाहर वाले प्रोटॉन तक केवल 2.85 प्रोटॉन के बराबर अट्रैक्शन पहुंच पा रहा है, सिर्फ इतना अट्रैक्शन पहुंच पा रहा है। ये तरीका होता है जेड इफेक्ट। क्लियर कर लेंगे मेरे कांसेप्ट, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी, उससे रिलेटेड स्केल पढ़ लिए, स्लिटर्स रूल देख लिया। जेड इफेक्टिव की जरूरत पड़े तो वो कहीं भी कर सकते हैं, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक निकालने के लिए आएगा। जेड इफेक्टिव कहीं पर भी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, कहीं और चैप्टर्स में यूज करता है, केमिकल बॉन्ड में यूज करेंगे इसको, इसलिए अपन इसको निकालना चाहिए।
नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आयनेशन एनर्जी या आयनेशन पोटेंशियल, और फिर उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी तक जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई मैंने, उनमें ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं बताया, एटॉमिक रेडियस में जरूर 2-3। अब जो पढ़ रहे हैं इनमें एक्सेप्शंस आएंगे काफी। सबसे ज्यादा आएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन उसी में, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एक्सेप्शंस। तो अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन से आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और यू कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखा करते हैं आईई, आयनेशन पोटेंशियल का आईपी, और आयनेशन एंथैल्पी का डेल्टा आईएच। एंथैल्पी को एच से दिखाते हैं, आप जानते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा। तो ये इनके सिंबल्स हैं, तीनों एक ही चीज है, कोई अंतर है? लग तो एक ही रही, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस। कोई भी आप में से इसमें डिफरेंस समझा सकता है तीनों? डिस्कस हुआ है अपन लोगों के बताओ? कोई नहीं इधर ऑनलाइन वाला में कोई? हाँ। एनर्जी मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन डालने में कितना है, निकालने ही है यार। हाँ सॉरी, निकालने में कितना लगता है, और फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखिए निकालने में। चलो अपन समझ लेते हैं, अपन पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated gaseous atom। एक एटम में बिल्कुल अकेला है, गैस स्टेट में बिल्कुल अकेला, बॉन्डेड स्टेट में नहीं निकाल, अकेले एटम की निकालना है, दूसरे सॉलिड नहीं होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अकेला होना चाहिए। क्योंकि अगर आसपास कोई दूसरे एटम मौजूद होंगे तो हम जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं उस पर वो बगल वाले एटम भी तो अट्रैक्शन रिपल्शन डाल रहे होंगे, तो एनर्जी की सही वैल्यू आएगी। भाई अकेले आदमी को रूम में बिठाकर टेस्ट लो तो सही नंबर मिलते हैं, 10-20 लोग बैठे हैं, दोस्त अट्रैक्शन डाल देते हैं, दुश्मन रिपल्शन डाल देते हैं, नंबर कम ज्यादा होते रहते हैं। सही वैल्यू तो है ना अकेला हो, इसलिए आइसोलेटेड गैसेस एटम लेना जरूरी। अब जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है M, उसके नीचे G लिखना जरूरी है, क्यों? गैस बोला, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको न्यूक्लियस पकड़ के बैठे, सब पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगा, तो आपको छुड़ाना है उससे इलेक्ट्रॉन, समझ गए? यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, सम एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से M पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इस प्रोसेस में आपने जितनी भी एनर्जी लगाई, मान लीजिए इस प्रोसेस में आपने +X किलोजूल पर मोल एनर्जी लगाई, तो मैं इसको इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम दे दूंगा। जितनी भी एनर्जी लगाई दैट विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगे वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक और नहीं निकाल सकता, दिल मांगे मोर। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा? M में से तो नहीं निकलेगा, अब तो M बदल चुका है, M पॉजिटिव बन चुका है। अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो M डबल पॉजिटिव आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नो प्रॉब्लम।
इसमें भी ताकत लगेगी, इसमें जो एनर्जी लगेगी वो भी अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन अब की बार ज्यादा लगेगी, मतलब कुछ अलग वैल्यू आएगी। जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगी उसे आप बोलोगे डेल्टा IH1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी वो कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे तीसरा निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कभी नामों से वाकिफ करा रहा हूं, मान लो जेड आ गई है, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएं तो एनर्जी लगेगी। खास बात यह है, ये ध्यान रखना है आपको कि डेल्टा IH हमेशा कम होता है, IH1 सॉरी, डेल्टा IH2 ज्यादा होगा, डेल्टा IH3 और ज्यादा होगा। या IP के फॉर्म में लिखो सिंबल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और ज्यादा। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगती है, दूसरे में और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा। कॉमन सेंस की बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, दूसरा निकलने के बाद बचे हुए पे और बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, प्रोटॉन तो नहीं हो रहे ना, अट्रैक्शन तो बढ़ता जाएगा बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे। एक और तरीके से समझ लो, पहला इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल रहे थे वो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन में से निकाल, इस इलेक्ट्रॉन पे केवल न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आप निकाल रहे हो तो M पॉजिटिव में से निकाल, यानी अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन डाल रहा है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी अट्रैक्शन लगेगा, इट विल बी स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। ऐसे यहां पर ही बढ़ता चला जाए। एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। एक के बाद एक सक्सेसिव। देखिए जरा इन तीनों शब्दों में अंतर समझ लीजिए, आप लोग तो बता नहीं रहे, मैं ही कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है M, उसका मैंने एक अकेला एटम लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, M पॉजिटिव आयन बन गया। कैसा एटम लिया है मैंने? सिंगल एटम, अकेला एटम। और इस प्रोसेस में 2 × 10⁻⁻18 जूल एनर्जी मुझे देनी पड़ी। अच्छा, जब किसी चीज को अपन एनर्जी देते हैं, मतलब सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो एंथैल्पी या एनर्जी का साइन प्लस में। जब किसी चीज में से एनर्जी निकलती है तो एनर्जी या एंथैल्पी का साइन माइनस में। सिंपल थर्मोडायनेमिक्स के रूल, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो ये प्लस में माना जाएगी ना। अब ये जो 2.2 × 10⁻18 जूल एनर्जी हमें देनी पड़ी, यानी कितनी एनर्जी एटम ने एब्सॉर्ब करी, तो इसको मैं बोलूंगा IE। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है प्लस का 2 × 10⁻18 जूल। मैं प्लस हटा देता हूं, साइन की जरूरत नहीं है। जूल पर एटम, पर एटम क्यों बोल रहा हूं मैं? एक एटम के लिए निकालिए। तो जब आप एक एटम के लिए निकालते हैं, एक एटम में से सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी ये पता करते हैं, तो वो कहलाती है फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? शायद आप भूल रहे हैं, हमने थर्मोडायनामिक्स ध्यान से नहीं पढ़ी होगी। एंथैल्पीज हमेशा 1 मोल के लिए कैलकुलेट,
किसी भी तरह की एंथैल्पी, इट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर वन। अब ये जो एनर्जी है एक मोल के लिए निकाली मैंने, एक एटम के लिए, तो इसको आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल ही नहीं सकते। क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं उसके ऊपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आते हैं, इस चैप्टर में भी आते हैं, और थर्मोडायनामिक्स में पूछ गया दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इफ सम वैल्यू इज गिवन इन पर एटम देन इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे इसको मोल में बदलना है, तो मुझे अब इसमें इसी वैल्यू में जब मैं 6 पॉइंट, वो तो पेपर में केवल इतना ही देख देगा, अब इतना लिख देगा रिएक्शन और पूछेगा बताओ इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी। पहले ऑप्शन पे यही लिखा होगा, गलत, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस वैल्यू में आप 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 का जो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 इंटू 6.0 12.046 इंटू 10 का -18 और 23 प्लस का 5 बचा। जूल, जूल में थी ना एनर्जी, पर अब जूल पर एटम नहीं लिखी, जूल पर मोल लिखी। ये हमारी जब डेल्टा आई है, दिस इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें काम खुराफात और कर सकते हो, 10 पर 5 लिखा, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो जूल हो जाए, तो छोटा हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 12.046 इंटू 10 टू द पावर 2 बचे किलो जूल पर मोल। 10 पावर 2 मतलब 100, इसका मल्टीप्लाई कर लो यार इसमें, 1204 किलो जूल पर मोल। तो पेपर में लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसी रिएक्शन लिखी होगी, यहां जूल पर एटम लिखा होगा और पूछेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी, तो आंसर ये नहीं है, आंसर ये 1204 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी मतलब 1 मोल। अगर यहां जूल पर एटम नहीं लिखा है, पहले से जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल लिख दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वही हमारी क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो उल्टा पूछ सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो फिर 6.023 एवोगाड्रो नंबर से क्या करोगे, डिवाइड कर दो। एंथैल्पी और एनर्जी में ये रिलेशन मोल और एटम का। अब पोटेंशियल भी समझा दो पहले, आयोनाइजेशन पोटेंशियल अलग चीज है, वो और ही अलग चीज। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, मुझे याद आ रहा है आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं पोटेंशियल की यूनिट जूल थोड़ी होती है, वोल्ट होती है। वोल्ट में तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा बेटा, आईपी है ही नहीं, आईपी बिल्कुल ही अलग चीज होती है। वैसे मैंने पढ़ लिया था, हटा दूं। अब जरा आईपी की बात करें, लिखा रहने देते हैं, चलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये भी पर एटम निकलता है या पर मोल नहीं निकालो, डाल के निकालोगे पर एटम। तो मोल में अगर एनर्जी दी हो तो कृपया उसे एटम तक ले, या तो मैंने एटम वाली दे रखी। अब आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी मतलब वर्क डन होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन होती है, और वर्क डन उसका Q इंटू V होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है, इस हिसाब से पता पड़ रहा है कि वोल्टेज इक्वल टू एनर्जी अपॉन Q। अब Q मतलब चार्ज, किसका चार्ज, जिसको तुम निकाल रहे हो। यू आर एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम टू इंफिनिटी। आप इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल के कहां पहुंचा रहे हो, इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, वो अपन ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। वो एक्साइटेशन एनर्जी तीसरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को 5वें में पहुंचा, तो उस टाइम उसने जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी, करेगा ऊपर जा रहा है,
दैट विल बी कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और निकाल के बाहर फेंक दिया, न्यू इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया, मतलब एनर्जी जीरो कर दी, देन इट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज का एनर्जी अपॉन क्यू। क्यू मतलब जिसको आप निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को चला रहे हो, इन्फिनिटी तक ले जा रहे हो, और किसी चार्ज को चलाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसका फार्मूला Q इंटू वी आपने पढ़ रखा, और जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ क्या करोगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻90, क्योंकि चार्ज किसका लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का, तो E अपॉन स्मॉल ई, ऐसा समझ। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में, मतलब अभी तो मैं ऐसे लिख देता हूं E बाय क्यू, तो मेरे को समझ में आ रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन ई। जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डिवाइड कर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सॉरी डिवाइड कर, तो जो चीज आती है वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गए कितना आएगा भाई यहाँ पे, ये 20/16 हो जाएगा, 5/4 माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19, 10⁻18 प्लस 19, 10⁻1 बचेगा, 5/4 आ रहा है तो 50/4 हो जाएगा। 7.8। अबे 50/4 होगा ना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 50/4 मतलब 12.5, 12.5 क्या गधे की घोड़े, 12.5 वोल्ट, यूनिट बतानी पड़ेगी। तो अब देखो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना है, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल तीनों अलग अलग है। अच्छा मेरा एक काम और कर दोगे, मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, या आयनाइजेशन जूल में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दोगे, कैसे बदलोगे, 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड करोगे, वो तो जीता होगे। हाँ इसको आप 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकते। तो भैया आप इससे क्या समझे कि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है उतने आयनाइजेशन पोटेंशियल वोल्ट में हो, यूनिट बदलेगी, बात एक ही है। तो भैया अगर आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दियो तब चार्ज का डिवाइड करने मत बैठ जाना, सर ने कहा था आयनाइजेशन पोटेंशियल में बदलने के लिए चार्ज का डिवाइड कर, ये कब करोगे, जब आयनाइजेशन एनर्जी जूल में दी, जूल पर एटम, तो वही करोगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिए तो बेटा जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आयनाइजेशन एनर्जी दी है वही हमारा क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा वोल्ट। सिंपल सी बात, एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना, 20 वोल्ट पर एटम। समझिए इतनी छोटी छोटी चीजों में घुमा देते हैं पेपर, सीखने पड़ेंगे ये बारी आगे समझ। तो आज के लिए इतने हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर वही होंगे बेटा जो अभी तक पढ़ा, वही अट्रैक्शन से समझना है कुछ नया, और उसके वेरिएशन ऑर्डर वैसे ही आएगा जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। शुरू की 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक जैसी चली थी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और इलेक्ट्रोपोइट। अब ये 3 एक जैसी चलने वाली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक जैसे चलेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम घटते हैं तो घटेंगे, तीनों एक। तो ये चीज तो इनको अपन अगली क्लास में फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो Recording stopped.